क्लासेज में आपका स्वागत है और आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उनको पता होगा 14 नवंबर से उनका पेपर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से आपको ये फ़ायदा होगा क्योंकि करंट अफेयर्स के अलावा बाकी के जो जीके के क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लगभग 9000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करवा चुके हैं। अगर आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको एक बार ज़रूर देख लें। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की मानी जाती है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि का मतलब ये होता है कि उस टाइम पीरियड में जो जनसंख्या है वो ना तो बढ़ी ना घटी, मतलब एक स्थिर सी हो गई, तो उसको बोला जाता है। वो वर्ष कब का था? 1921 से 1951 का वर्ष था। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि यानी कि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि किसको माना जाता है? 1921 से 1951। एक आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष, तो महाविभाजक वर्ष किसको बोला जाता है? 1921 को बोला जाता है। आपसे पूछ ले कि 2011 की जनगणना में भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो भारत की दशकीय वृद्धि दर थी 17.7%। कितनी थी? 17.7%। आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर किस राज्य की थी, तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर थी किसकी? मेघालय की। यानी कि मेघालय की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी थी। सबसे ज़्यादा मेहनती लोग कहाँ के हैं? मेघालय के। 27.80% जो है इनकी जनसंख्या बढ़ गई थी। फिर आता है कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी थी, तो किसकी थी? नागालैंड की थी। और नागालैंड के बारे में आप ये फैक्ट याद रखना, नागालैंड की जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हो गई थी? घट गई थी। और कितनी दर से घटी थी? -0.6% की दर से। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली जनसंख्या सबकी बढ़ी थी, जैसे कि सबसे ज़्यादा किसकी बढ़ी? मेघालय की। कितनी बढ़ी थी? 27.80%। पूरे भारत की कितनी बढ़ी थी? 17.7% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ी थी। लेकिन नागालैंड एक ऐसा राज्य था जिसकी जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई थी? घटी थी, यानी नकारात्मक वृद्धि दर उसमें देखी गई थी। और कितनी देखी गई थी? 0.6%। तो क्वेश्चन ये था, स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि किसको माना जाता है? 1921 से 1951। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ पर यह घटित हुआ था। तो रामोसी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? रामोसी विद्रोह हुआ था पश्चिमी महाराष्ट्र में। आपसे पूछ ले कि ये जो रामोसी विद्रोह पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, अब ये हुआ तो पश्चिमी महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको लिख लीजिए। महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील। ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है कि लोनार झील कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन आता है कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ, तो उल्का पिंड का धरती के टकराने से। ठीक है, उल्का पिंड के धरती के टकराने से किसका निर्माण हुआ? लोनार झील का निर्माण हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूछ ले तो एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल पूछ ले तो रमेश बैस क्या है? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र से क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो लावणी लोक नृत्य है ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, लिख लीजिए। इसके अलावा गणेश चतुर्थी कहाँ पर मनाई जाती है? वैसे तो सभी जगह पर मनाई जाती है, लेकिन फेमस कहाँ की है? तो गणेश चतुर्थी कहाँ की फेमस है? महाराष्ट्र की फेमस है। नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रसिद्ध स्पेनी टॉप डिवीज़न फुटबॉल लीग ला लीगा ने अपने इतिहास में पहली बार दिसंबर 2019 में एक गैर फुटबॉल खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। दिए गए विकल्पों में से उस खिलाड़ी को चिन्हित करें। तो वो खिलाड़ी कौन था? रोहित शर्मा था। आपसे पूछ ले कि ला लीगा खिताब 2023 किसने जीता, तो ला लीगा का खिताब 2023 किसने जीता? बार्सिलोना ने जीता है। किस देश ने जीता है?
बार्सिलोना ने जीता है। नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ला लीगा खिताब 2023 किसने जीता? बार्सिलोना ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 2019 में किसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया? ठीक है, लेखा महानियंत्रक किसको नियुक्त किया गया? सोमा राय बर्मन को। लेकिन अब तो ये नहीं पूछा जाएगा, अब आपसे पूछा जाएगा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है, और आपको लिखना पड़ेगा फिर किसका नाम? गिरीश चंद्र मुर्मू का। किसका? गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाए कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? ठीक है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 148। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय जो है इसकी नियुक्ति करते हैं। तो ये सारी फैक्ट जो है आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1920 के दशक में किस राज्य में आत्म सम्मान आंदोलन किया गया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि आत्म सम्मान आंदोलन कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु में किया गया था। क्वेश्चन आ जाए कि आत्म सम्मान आंदोलन के जनक कौन थे? आत्म सम्मान आंदोलन के जनक कौन थे? तो कौन थे? रामास्वामी नायकर। लिख लीजिए, रामास्वामी नायकर थे। रामास्वामी नायकर जो है आपके आत्म सम्मान आंदोलन के जनक थे। 1920 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के मतलब मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले तो M.K. स्टालिन। कौन है? M.K. स्टालिन है। राज्यपाल पूछ ले तो R.N. रवि क्या है? राज्यपाल है। नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आत्म सम्मान आंदोलन किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु में हुआ। जनक कौन थे? रामास्वामी नायकर थे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा। आपको बस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाजार कीमतों या वर्तमान कीमतों पर मापित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो GDP को क्या बोला जाता है? सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो यानी कि नॉर्मिनल GDP। क्वेश्चन आ जाए कि GDP की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2017 को GDP की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सॉरी GST की, सॉरी। ठीक है, GDP तो हो गया सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, GST की आपसे पूछ ले तो 1 जुलाई 2017 को किसकी शुरुआत हुई थी? GST की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन आ जाए कि GST से संबंधित आपका संविधान संशोधन कौन सा है? तो GST से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर किसके बारे में पूछा है? GDP के बारे में, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगस्त 2020 में किसे श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया? तो श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसको चुना गया? महिंद्रा राजपक्षे को। लेकिन अब तो ये नहीं पूछा जाएगा, अब तो आपसे पूछा जाएगा कि श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, दिनेश गुणवर्धन। ठीक है, ये क्या है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आपसे पूछ ले कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भी बताइए, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति भी लिख लीजिए, रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे। ये क्या है? श्रीलंका के क्या है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं। नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? अब देखो, दो तरीके की पंक्ति होती है, एक तो होती है क्षैतिज, एक होती है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, एक तो होती है ऐसे क्षैतिज और एक होती है ऐसे ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो जो क्षैतिज यानी जो आडी पंक्ति होती है, इनको बोला जाता है आवर्त बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? आवर्त बोला जाता है। और जो खड़ी पंक्तियाँ होती है, इनको क्या बोला जाता है? समूह बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस वर्ष प्रस्तुत हुई थी? तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया था कब? 1869 में। क्वेश्चन आए कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी जब आई थी उस समय पर उसमें कितने तत्व थे? उस टाइम पर उसमें कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। ठीक है, जिसमें से क्या थे? 7 आवर्त थे।
ठीक है, और 9 क्या थे, समूह थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोला जाता था, आवर्त बोला जाता था। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगुर मृदा कहा जाता है। तो रेगुर मृदा के नाम से किसको जाना जाता है, काली मिट्टी को। और काली मिट्टी का दूसरा क्या नाम है, कपासी मिट्टी है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, काली कपासी मृदा को किस नाम से जानते हैं, रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। अब आप बोलोगे सर काली मृदा को कपासी मृदा क्यों कहते हैं। तो काली मृदा को कपासी मृदा इसलिए कहते हैं क्योंकि काली मृदा में जो कपास की फसल है वो बहुत अच्छी पैदा होती है। ठीक है, इसलिए इसको कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, जबकि इसका उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है कि निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, ठीक है, निकट की वस्तु तो कैसी होती है, दिखाई देती है, और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, मतलब नाम का उल्टा है। नाम तो क्या है, निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब नाम से तो ये पता लगता है कि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती होंगी, जबकि होता उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती, और दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती। नोट कर लीजिए। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब प्रदान किया गया था, या मतलब कब पारित किया गया था, कब प्रस्तुत किया गया था। तो तीसरी बैठक में, संविधान सभा की तीसरी बैठक में। ये कब हुई थी सर, ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी हुई थी 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी हुई थी इसके 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946 को। और इसी में आपका उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था, पारित किया था। नोट कर लीजिए। प्रसिद्ध धार्मिक स्तूप किस राज्य में, भारत में कहाँ स्थित है। तो धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है चौखंडी स्तूप, आपसे क्या पूछा जा सकता है, चौखंडी स्तूप। तो चौखंडी स्तूप भी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो धार्मिक स्तूप उत्तर प्रदेश में, चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ पर है, ठीक है, जो आपकी सम्राट अशोक ने बनवाया था उस स्तूप, वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, बेतवा नदी के किनारे पर। ठीक है, अशोक का। पंडित जसराज का संबंध किस क्षेत्र से था। तो पंडित जसराज क्या करते थे, शास्त्रीय गायन से उनका संबंध था। क्वेश्चन आता है कि पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है, मेवाती घराने से। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है, मेवाती घराने से। क्वेश्चन ये भी आता है कि मेवाती घराने के संस्थापक कौन थे। तो गग्गे नजीर खान जो है आपके मेवाती घराने के क्या थे, संस्थापक थे। नोट कर लीजिए। तो पंडित जसराज किस क्षेत्र से संबंध था, शास्त्रीय गायन से, मेवाती घराने से इनका संबंध था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा यानी राज्य की परिषद में निम्नलिखित में से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की मुख्य विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है। तो 19-20 की मुख्य विषय वस्तु क्या है, संपत्ति निर्माण। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन कल के प्रीवियस ईयर के पेपर में भी था। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग नाम दिया गया था, इसकी स्थापना किस समय पर की गई थी। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग का नाम दिया गया, इसकी स्थापना हुई थी 4 जनवरी 1965 को। ठीक है, जनवरी 1965 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। दिसंबर 2019 में
किसे गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंक का सीईओ नियुक्त किया गया था? तो जब भी इसी हुआ था, वर्तमान में भी अल्फ़ाबेट इंक कंपनी के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। और गूगल के सीईओ भी कौन है? सुंदर पिचाई हैं। संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के किस भाग से है? तो संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के किस भाग से है? दक्षिणी भारत से है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। द बुक ऑफ गस्टी वुमेन, द बुक ऑफ गस्टी वुमेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो हिलेरी क्लिंटन और चेल्सी क्लिंटन जो है आपकी द बुक ऑफ गस्टी वुमेन के लेखक हैं। ठीक है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किससे है? नागालैंड से है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आ जाए कि नागालैंड के सीएम का क्या नाम है? तो नेफ्यू रियो है। नेफ्यू रियो है। और अगर आपसे पूछ ले कि राज्यपाल का क्या नाम है? तो ला गणेशन। ला गणेशन क्या है? राज्यपाल का नाम है। नागालैंड के और फेस्टिवल आपसे पूछ ले तो लिखो एओ आंग फेस्टिवल। एओ आंग बोल दिया, फिर लेंग फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। सेक्रेनी फेस्टिवल, सेक्रेनी फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। माओत्सी फेस्टिवल, माओत्सी फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। बूसू फेस्टिवल, बूसू फेस्टिवल भी कहाँ का है? नागालैंड का है। नोट कर लीजिए। ठीक है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध नागालैंड से है, जहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है, राज्यपाल ला गणेशन है। ठीक है। और फेस्टिवलों की बात करें तो एओलेंग है, सैक्रेनी है, माओत्सी है, बूसू है। ये सारे के सारे कहाँ के फेस्टिवल है? नागालैंड के। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। नोट कर लीजिए। पोली उमरिगर पुरस्कार किस खेल के वर्ग में प्रदान किया जाता है? तो पोली उमरिगन पुरस्कार बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है। किस खेल में? क्रिकेट के खेल में। क्वेश्चन आ जाएगी पोली उमरिगन पुरस्कार 2020 किसको मिला था? 2020 में किसको मिला था? जसप्रीत बुमराह को। किसको मिला था? जसप्रीत बुमराह को दिया गया था 2020 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। नेशनल, ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट किसकी फुल फॉर्म होती है? नाबार्ड की। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं? भाग 4 में। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता किस में है? भाग 2 में है। भाग 5 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। और भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के लिए 101वें संशोधन का संबंध किससे संबंधित है? तो पहले ही बता चुका हूँ। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। 1 जुलाई 2017 को शुरुआत हुई थी। भारत के किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है? बिहू कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। असम के मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले तो हेमंत बिस्वा। ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया क्या है? राज्यपाल है। नोट कर लीजिए। असम के और फेस्टिवलों की बात करें तो अम्बुवाची का मेला कहाँ पर लगता है? असम में। ठीक है। बेसागु, ठीक है, बेसागु फेस्टिवल कहाँ का है? असम का है। माजुली फेस्टिवल कहाँ का है? तो माजुली फेस्टिवल भी कहाँ का है? असम का है। नोट कर लीजिए। तो किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी?
तो पहली बैठक मैंने पहले ही बता चुका हूँ 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर को और अंतिम 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अंतिम कब बैठक हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब का है? 2003 का है, नोट कर लीजिए। हाल ही में 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य बैंक में विलय कर दिया गया। यह बैंक कौन सा है? तो कल भी ये क्वेश्चन आया था, आज भी आ गया है, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, PNB। भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र किशोर हैं। कौन है? नरेंद्र किशोर हैं, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज द करंट गवर्निंग बॉडी ऑफ बैडमिंटन? तो कौन सी है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है आपकी? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बीबी का मकबरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बीबी के मकबरे का निर्माण, ठीक है, या फिर आपसे पूछा इसको ताजमहल की बद्दी नकल बोला जाता है। ताजमहल की बद्दी नकल बोला जाता है, दक्षिण का ताजमहल बोलते हैं, दक्षिण का ताजमहल बोला जाता है। बीबी के मकबरे कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तिलहन उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, नीली क्रांति, धान उत्पादन से, हरित क्रांति और फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति। ठीक है, फल उत्पादन, शहद उत्पादन, कौन सी क्रांति हो जाएगी? सुनहरी क्रांति हो जाएगी। ठीक है, तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से आपकी नीली क्रांति संबंधित है, धान उत्पादन से हरित क्रांति है, फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति है। 2018 में 28वां सरस्वती सम्मान किसे ने प्राप्त किया था? तो सरस्वती सम्मान 2018 किसको दिया गया था? के शिवा रेड्डी को दिया गया था। लेकिन अब तो आपसे कब का पूछा जाएगा? 2022 का। 2022 में किसको मिला है? शिव शंकरी को मिला है। किसको मिला है? शिव शंकरी को मिला है। किस भाषा में मिला है? तमिल भाषा में मिला है। ठीक है, और कौन से मतलब काव्य के लिए इनको मिला है? ठीक है, सूर्यवंशम के लिए। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए इनको मिला है। इनकी रचना सूर्यवंशम के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2022 मिला है। किसको? शिव शंकरी को। तमिल भाषा में मिला सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, नोट कर लें। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है जीएसटी। क्वेश्चन आ जाए कि जीएसटी किस वस्तु पर नहीं लगी है? तो एल्कोहल पर। ठीक है, सब पर जीएसटी है, पढ़ाई पर भी जीएसटी है, लेकिन शराब पर आपके जीएसटी नहीं लगती है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो दिल्ली से दौलताबाद किसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक था। क्वेश्चन आ जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर कौन सा विदेशी यात्री आया था? कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो विदेशी यात्री का नाम था इब्न बतूता। विदेशी यात्री का क्या नाम था? इब्न बतूता था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर भारत आया था। क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रिहला। नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को किसने स्थानांतरित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 37वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव में रक्तचाप मापन हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखो डायप्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? लेंस की क्षमता मापने के लिए। ठीक है, लेंस की क्षमता मापने के लिए डायप्टर का प्रयोग करते हैं। तो रक्तचाप मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा की उपस्थिति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? गुवाहाटी असम में किया गया। ठीक है, आपको ये बताना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वर्तमान में आयोजन कहाँ पर हुआ। ठीक है, कमेंट में आपको ये चीज़ बतानी है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वर्तमान में आयोजन कहाँ पर किया गया, कमेंट में बताना है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने सोडोल नृत्य लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो सोडोल नृत्य कहाँ पर किया जाता है? लद्दाख में किया जाता है। लद्दाख के बाकी फेस्टिवलों की बात नृत्यों की बात करें तो इस्पाऊ नृत्य कहाँ पर किया जाता है? लद्दाख में। माथो नृत्य कहाँ पर किया जाता है? लद्दाख में। सुराही नृत्य कहाँ पर किया जाता है? लद्दाख में। द्रुगपा द्रुगपा रचेस नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ये कहाँ पर किया जाता है? लद्दाख में किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच किस क्षेत्र से संबंधित था? तो वुड्स डिस्पैच का संबंध किससे है? भारतीय शिक्षा से है। कब का है? 1854 का है। इस समय पर गवर्नर कौन थे? डलहौजी थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे, जिन्होंने 1853 में क्या चलाई थी? रेलगाड़ी चलवाई थी। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अब ये क्वेश्चन भी आपके पहले के प्रीवियस ईयरों में आ चुका है। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में है आपका कौन सा? पचमढ़ी। ठीक है, देखो अगर आपने पहले के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको आप एक बार ज़रूर देख लें। 9000 क्वेश्चन में लगभग करवा चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है? पटेला। ठीक है, पटेला स्टेपिज कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कौन सा है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालमिन है। नियासिन किसका नाम है? विटामिन B3 का। थाइमिन किसका है? विटामिन B1 का। और राइबोफ्लेविन किसका है? विटामिन B2 का। ठीक है, तो B12 का कोबालमिन, नियासिन का B3, थाइमिन का B1 और राइबोफ्लेविन का B2। मानव अमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये कहाँ पर पाया जाता है? मानव के पेट में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसको बोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। किस में? इमली में। और कार की बैटरियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार की नियुक्ति 21 अगस्त 2020 को किस पद पर हुई थी? चुनाव आयुक्त के रूप में हुई थी। किसकी नियुक्ति? राजीव कुमार की। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? केरल से है। आपसे पूछ ले कि मोपला विद्रोह के जनक कौन थे, यानी कि या फिर आपसे पूछ ले कि मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? तो वरियाम कुनाथ। ठीक है, क्या नाम है? वरियाम कुनाथ कुनहमेद। ठीक है, कुनहमेद। ठीक है, तो ये है मोपला विद्रोह के नेता। क्या नाम है? वरियाम कुनाथ कुनहमेद। ठीक है, इसको आप नोट करें। केरल के मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले पिनराई विजयन। पिनराई विजयन है। राज्यपाल पूछ ले तो आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान क्या है? राज्यपाल हैं। नोट कर लीजिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने का से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो महाभियोग की प्रक्रिया किस में है? अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 56 में क्या है? तो 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। और 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ किस में है? आर्टिकल 69 में। ठीक है, तो अगला यानी कि 48वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध है 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नोट कर लीजिए। करो या मरो का नारा दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? तो देखो
कल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें थर्ड लार्जेस्ट ओशियन पूछा था, महासागर पूछा था, और इसमें क्या पूछा है, सेकंड लार्जेस्ट। तो कल ही मैंने इसका आंसर बताया था, मतलब सेकंड नंबर पे है कौन सा, अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पर कौन सा है, प्रशांत इंडियन महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, देखो पहले पर है प्रशांत महासागर, दूसरे पर है अटलांटिक महासागर, तीसरा पर है आपका हिंद महासागर। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। फिर चौथे पर है दक्षिणी सागर और पांचवें पर है अंटार्कटिका महासागर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पोर्ट टाउन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन इरा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर जो आपका कौन सा बंदरगाह फेमस था, तो वो था लोथल बंदरगाह। लोथल बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में है, नोट कर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। धोलावीरा भी कहाँ पर है, गुजरात में है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको बताया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।